चाबी हाथ में लिए लिए हाथ पसीज रहा था, लेकिन घर का ताला खोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। अंधेरा गहरा रहा था। शहर की रोशनियां किसी नई नवेली दुल्हन से झिलमिला रही थी। वह ऊपर आने के बजाय वहीं बिल्डिंग के पार्क में जाकर बैठ गई। आते जाते लोगों का ध्यान रह रहकर सर झुकाए हुए बैठी लड़की की तरफ जा रहा था, जो बेख्याली में हाथ में रखी चाबी से खेल रही थी। कितनी देर बैठती? सो एक लंबी सांस भरकर वह सर झुकाए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। पार्क से खेलकर घर लौट रहे बच्चों से लिफ्ट भरी थी। उनकी बातों के शोर में कुछ पल उसके भीतर का शोर थोड़ा सुस्ताने लगा। खाली घर में जाना रोज उसे डिप्रेस कर देता, पर अंततः जाना उसे वहीं होता। एक कमरे का फ्लैट उसे इतने बड़े शहर में अपनी नौकरी की बदौलत ही मिला था, वरना जाने कहां और कौन उसे आसरा देता। पर्स टेबल पर फेंक वे वहीं सोफे पर पेट के बल लेट गई। फोन को हाथ में लिए फीकी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। चार्ज करे भी तो किसके लिए? कौन है जो उसे फोन करेगा? कौन है जिसे वह फोन कर सकती है? थोड़ा सुस्ता कर कुछ बना लूंगी। सोचते सोचते कब उसे झपकी लगी पता ही नहीं चला। पर अब ये रोज का क्रम था। जब नींद खुलती तब तक उसका डिप्रेशन भी कम होता। वह उठती, नहाती, फोन को चार्ज पर लगाती, आटा गूंथती, साथ लाई सब्जी छोंकती, कुछ देर जी जाती। पर आज नींद टूटने के बाद भी ना कुछ बनाने की हिम्मत थी, ना खाने की। शहर बदलने से गम नहीं बदलते, ये उसने 2 शहर बदलने के बाद जाना। अब यदि कोई कह दे कि शहर बदल लो तो वह हंस पड़े। फोन को चार्जर पर लगा वह नहाने चली गई। आज कुछ पढ़ूंगी या फिर यूट्यूब पर कोई नई पिक्चर देखूंगी। हाँ, लव स्टोरी नहीं, कुछ एक्शन या फिलोसॉफिकल टाइप। शॉवर के नीचे खड़े खड़े ही उसने तय कर लिया, खाना भी नहीं बनाऊंगी। यदि बिल्डिंग की शॉप खुली होगी तो पास्ता सलाद मंगवा लूंगी। जब बात करने के लिए कोई दूसरा ना हो तो अकेलापन खुद से बातें करना सिखा देता है। वॉशरूम से निकली तो फोन बजते बजते बंद हो गया था। 2 मिनट भी सकते में आ गई। कौन हो सकता है? समय देखा तो लगभग 9 बज रहे थे। ऑफिस से आकर कोई कॉल पिछले 8 महीने से नहीं आई थी। 8 महीने पहले जो कॉल आई थी उससे अभी वे उभर भी नहीं पाई थी। तब भी एक अनजान नंबर था और ऐसे ही कई कई बार बजा था। माँ नहीं रही अदिति, उस पार भाभी थी। एकदम ठंडी आवाज, जैसे किसी अजनबी को किसी अजनबी के ना रहने की खबर दे रही हूँ। बताकर फोन काट दिया था, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए या बिना किसी उत्तर की अपेक्षा की। वह सन्न रह गई थी। ना रोना आ रहा था, न सांस। सीने में एक अजीब दर्द उठा था और अब भी कभी कभी बेहद उदास परिस्थितियों में उसे दबोच लेता था। कुछ दिन बाद उसने उसी नंबर पर दोबारा कॉल किया था, कई बार, लेकिन फोन कभी मिला ही नहीं। कंपनी से पता करने पर मालूम हुआ कि ये नंबर अब प्रयोग में था ही नहीं। उस दिन उसकी अंतिम आस भी जाती रही थी। उस बार उसने सोच लिया था कि सचमुच अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं। इस बार फिर फोन बज रहा था। कौन होगा? अचानक फिर फोन बजा। डरते डरते उसने फोन की तरफ देखा। वीडियो कॉल थी, किसी अनजान नंबर से। टॉवल लपेटे तो वह कॉल ले नहीं सकती थी, बस उसे बजता देखती रही। 10 मिनट में कई बार उसी नंबर से कॉल आती रही। कपड़े बदलकर उसने धड़कते दिल से फोन लिया। ये नॉर्मल कॉल थी, लेकिन इस बार ये कौन है? फिर एक अनजान नंबर से। सीने में फिर दर्द उठने लगा था। किसी अनहोनी की आशंका से वे कांपने लगी। फोन दोबारा बजने लगा था। धड़कते दिल से उसने कॉल लिया। हेलो, उसने संयत आवाज में कहा। हेलो अदिति? यस। सामने बस खामोशी थी, पर फोन कटा नहीं था। वह सांस रोके सुनने की कोशिश कर रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। वह डर गई। अपने ही घर की डोरबेल से भी भला कोई डरता है?
दरवाजा खोलो अदिति। फोन से आती आवाज से वे सन्न रह गई। शिव, हाँ, दरवाजा खोलो प्लीज। वह जैसे किसी गहरे समंदर में गिर गई हो, उसकी सांस रुकने लगी, आंखों में जैसे किसी ने मिर्च झोंक दी हो। रेलवे स्टेशन का अंधेरा जैसे बरसों बाद फिर उसके कमरे में भर गया हो। एक भयानक शोर, ट्रेन की सीटी, सर्दियों के दिन, एक खौफ जैसे फिर उसकी सांसों में उतरने लगा हो। कौन हो भाई, कहाँ जाना है? अकेली हो? किसका इंतजार कर रही हो? हम आ जाएं? एकदम मस्त हो। अरे चलो मेरे साथ, रानी बना के रखूंगा। अश्लील इशारे, व्यंग्यबान, उन 3 घंटों में जाने क्या क्या देख सुन लिया उसने। पागलों जैसी हालत में वे यहाँ से वहां भागती रही। शिव शिव, बस उसके मुंह से केवल यही आवाजें निकल रही थी। आंखें इंतजार से फटने को आ गई थी, लेकिन उस रात स्टेशन पर वह नहीं पहुंचा। फिर आज क्यों, इतने बरस बाद क्यों? फोन उसके हाथ से गिर गया था। चारों तरफ के अंधेरे से जूझती हुए जमीन पर ही बैठ गई। डोरबेल लगातार बज रही थी। अब वे शिव की आवाज भी सुन पा रही थी। अदिति प्लीज दरवाजा खोलो। अदिति प्लीज। अदिति मैं लौट जाऊंगा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। देखो साथ वाले फ्लैट के लोग झांकने लगे हैं। एक बार अदिति प्लीज, एक बार सुन लो। रात और गहराने लगी थी। वे वहीं निशब्द पड़ी शिव की आवाजें सुनती रही। उस रात भी स्टेशन पर उठने वाले शोर में उसके कान केवल शिव को आवाज सुनने को तरस रहे थे। उसे लगा था कि एक बार वे पुकार लेगा तो वे मरने से बच जाएगी, लेकिन आधी रात में रेल की सरपट भागने की आवाज और उसके धड़कते दिल की आवाज के अतिरिक्त वह आज तक कुछ सुन नहीं पाई। स्टेशन पर उस बदहवासी की हालत में उसने भाई को कुछ लोगों और पुलिस के साथ स्टेशन की सीढ़ियों पर देख लिया था। सामने जो भी ट्रेन आई वे तुरंत उसमें चढ़ गई, बिना जाने कि उसे जाना कहाँ है। 19 साल के उसके जीवन का अध्याय वहीं बंद हो गया था। अपना बैग सीने में दबाए वे चुपचाप खाली पड़ी सीट पर बैठ गई थी। हाथ पैर सब कांप रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि शिव ने उसे धोखा दिया था, कि शिव अपने वादे के बाद भी स्टेशन नहीं पहुंचा था। जैसे जैसे सब पीछे छूटता जा रहा था, उसके विश्वास की किरचें उसे और गहरे चुभने लगी थी। उसे यकीन हो गया था कि उसने न केवल शिव को बल्कि माँ, भाई, भाभी और उसका मायका ही खो दिया है। उसने अपनी जिंदगी के 19 साल होम कर दिए हैं। अदिति सुन लो यार। अब शिव की हिचकियां रह रहकर दरवाजे से उस तक पहुंच रही थी। आंसुओं की मानो 2 नदियां दरवाजों के आर पार मिल जाने को आतुर हो रही थी। सुनो अदिति, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे तुम पूरी रात दरवाजा मत खोलो, मैं लौटने वाला नहीं। हार कर गिरते पड़ते उसने दरवाजा खोला। जिसकी आवाज पहचान ली हो उसकी शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं थी। बरसों ये नाम उसका पूरक रहा। बरसों उसके मुंह से अदिति सुनना मानो कल ही की बात हो। 4 साल कम नहीं होते। साथ गुजरे 10 सालों के बाद 4 साल की खामोशी पिछला सब धो पोंछ देती है। फिर अब क्या बचा रह गया था कि जो शिव वापस लौटा है। उसके पास सवालों का एक जखीरा था, उसे शिव से जिनका उत्तर चाहिए था। कुछ खाने को है? शिव ने अंदर आकर इधर उधर देखते हुए पूछा। अदिति ने ना में सर हिला दिया। अच्छा रुको, तुम अंदर मत आना, कहते हुए सीधे वे किचन में चला गया। कुकर की सीटी और जीरे के झोंक से उसकी तंद्रा टूटी। वह किचन में जाने को उठी, लेकिन इतने में शिव ही बाहर आ गया। हाथ में 2 मग में कॉफी थी और होंठों पर गंभीर मुस्कान। कम से कम ढंग के बिस्किट ही रख लिया करो। क्यों आए हो? अदिति की आवाज में गुस्सा था, न दर्द, बस प्रश्न था। बताता हूं, खाना खा लें, सब बताता हूं। वह इत्मीनान से कॉफी पीने लगा। अदिति और शिव के कॉफी मग्स के बीच 4 साल का फासला रह रह कर करहा उठता और रह रह कर शिव
उसे किसी अदृश्य हाथ से पहुंच देता। दाल, चावल और सूखे आलू, यानी अभी भी यही उसका प्रिय भोजन है। थोड़ी ना नुकर के बाद अदिति भी खाने लगी। उससे तो अच्छा ही खाना बनाया था शिव ने। वह मन ही मन मुस्कुराई। माँ के बारे में पता लगा था, गया था, लेकिन बस दूर से ही प्रणाम कर लौट गया। रोज दहलीज तक जाता और लौट जाता। तुम उनके अंतिम समय में भी नहीं आए। क्या होता आकर? माँ के पार्थिव शरीर को हाथ भी नहीं लगाने देता भाई। कलंकित कर दिया था मैंने सबको। अदिति, कुछ देर सारी कड़वाहट भूलकर बात कर लें हम। आने के बाद पहली बार शिव ने गंभीरता से पूछा। यही तो कहा था मैंने भी शिव, यही तो चाहा था मैंने भी 4 साल पहले, पर तुम तो बिना बात किए ही भाग गए। भागा नहीं था अदिति, पूरे 10 साल। 7वीं क्लास में जिस अदिति को चाहा था उसे छोड़कर भाग कैसे सकता था? याद है तुम्हें? हाथ जोड़े थे मैंने कि भाग कर शादी नहीं करेंगे, लेकिन भाई का डर तुम पर इतना गहरा था कि तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आ रही थी। कितने साल के थे हम? 19 साल की तुम और 21 का मैं। कोई नौकरी नहीं, हाथ में कुछ पैसे नहीं, मैं कहाँ ले जाता तुम्हें? मुझे लगा था शादी के मंडप से तुम भाग नहीं पाओगी, डरपोक लड़की, लेकिन मैं गलत था। इसका पता मुझे उस रात को लग गया था जब तुम्हारा भाई जाने किन लोगों के साथ मुझे पीटने आया था। मेरी हड्डी पसली तोड़कर भी उन्हें शांति नहीं मिली। सो पुलिस को सौंप कर उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। पूरे 1 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझा रहा। तुम्हें कहाँ कहाँ खोजा, पर तुम्हें तो जैसे जमीन ही निकल गई थी। पापा इस गम में चल बसे। उनके सिवा मेरा था ही कौन? अनाथ हो गया था मैं। 4 साल अदिति, 4 साल पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा। बीच में पता चला कि तुम बनारस में हो। यही तो तय किया था ना तुमने कि बनारस में रहेंगे। हर महीने जाता रहा, हर उस जगह जहां जहां हमने साथ जाने का सपना जिया था। मणिकर्णिका घाट पे पूरी पूरी रात पागलों की तरह भटका। घाटों पर दीवानों की तरह खोजता रहा। फिर लगा दिल्ली में रहने वाली लड़की शायद छोटे शहर में ना रह पाई हो। सो अपना कारोबार समेट मुंबई शिफ्ट हो गया। अकेला प्राणी कहीं भी उठकर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अपना ठौर ठिकाना यहीं बना लिया। चुपचाप सुनती रहोगी, कुछ बोलोगी नहीं? अदिति, यहाँ इस वक्त हमारे बीच अब कुछ अनकहा नहीं रहना चाहिए। इन 4 सालों ने हमें परिपक्व बना दिया है। बहुत सारी परेशानियों, मुसीबतों को झेलकर जीवन में हम दोनों उस स्थिति में हैं कि अपने जीवन का निर्णय अपनी सूझबूझ से कर पाएं। अब खामोश ना रहो अदिति, प्लीज। मेरा पता कैसे मिला? स्टॉक कर रहा हूं तुम्हें पिछले 1 महीने से। हिम्मत जुटा रहा था, इसलिए आज निश्चय करके आया था कि बिना बात करे नहीं जाऊंगा। शिव हंसते हुए बोला। महीना भर पहले एक दिन ऑफिस जा रहा था। मीरा रोड के पास तुम्हें ऑटो से उतरते देखा था। एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम हो। ट्रैफिक इतना था कि जब तक गाड़ी साइड करता तुम नज़र से ओझल हो चुकी थी। फिर लगभग 15 दिन रोज उसी समय गाड़ी किनारे खड़ी करके घंटों खड़ा रहता और एक दिन तुम फिर दिखी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे। पता चला तुम्हारा ऑफिस था वहाँ। 4 साल किसी का जीवन बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। मुझे लगा कहीं तुम जीवन में मुझे भूल कर आगे तो नहीं बढ़ गई। बस इसलिए और 15 दिन तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाता रहा। तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारी बिल्डिंग तक पहुंचा, फिर तुम्हारे फ्लैट तक। एक सुकून सा हुआ कि तुम अभी भी अकेली हो। मेरा इंतज़ार नहीं भी कर रही थी, पर कोई दूसरा भी तुम्हारे जीवन में नहीं है। आज तुम्हें देर तक बिल्डिंग के लॉन में बैठा देखता रहा। फिर कॉल किया, पर तुम्हारा फ़ोन बंद था। 7 बजे से 9 बजे आखिरकार तुम्हारा फ़ोन बजा, तो हिम्मत करके ऊपर ही आ गया। यही मेरा सच है अदिति।
अपनी बात कहे बिना मेरा जीवन मुहाल हो गया था। आज लग रहा है कि 4 साल से जो बोझ ढो रहा था काफ़ी कम हो गया है। तुम इसे मेरा गिल्ट भी कह सकती हो, मेरा बचपना भी, मगर तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोचा तक नहीं। सच यही है कि तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य हरगिज ही ना समझना कि तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ परिस्थितियों ने तुम्हें इस कम उम्र में ही काफ़ी परिपक्व कर दिया है, इसलिए तुम्हारा कोई भी फैसला मुझे बिना किसी शिकवा शिकायत मंजूर होगा। शिव ने अपनी बात पूरी करके एक गहरा श्वास लिया, मानो बरसों की थकान के बाद अब जरा सा आराम मिला हो। उस रात ट्रेन पर तो चढ़ गई थी, लेकिन जानती नहीं थी कि कहाँ जाऊं। उस रात के बाद काफ़ी बार सोचा कि काश घर लौट गई होती, मगर ये काश शब्द हमारे जीवन में केवल पछतावे के समय आता है। इससे पहले ना इसकी कल्पना होती है ना अस्तित्व। ट्रेन मथुरा जाकर रुकी थी। वह तो अच्छा हुआ कि किसी ने टिकट चेक ही नहीं किया, वरना ना जाने क्या करती। कहाँ बनारस जाना था, कहाँ मथुरा गई। वर्किंग वीमेन हॉस्टल में शरण ली। प्राइवेट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, साथ में ही छोटा सा स्कूल था जहाँ 7,000 पर हस्ताक्षर लेकर 2,000 हाथ में मिलते थे, पर मेरे लिए वह भी काफ़ी था। घर से लाए पैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, सो वे स्कूल ज्वाइन कर लिया। फिर ऑनलाइन पत्रकारिता कोर्स समाप्त करके ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग शुरू कर दी और 10 महीने पहले मुंबई का ये ऑफिस ज्वाइन किया। घर की व्यवस्था ऑफिस से ही हो गई थी, सो शहर छोड़ना खला नहीं। अदिति धीरे धीरे यूं बोल रही थी जैसे अपनी कहानी स्वयं को ही सुना रही हो। जो जीवन 19 साल जीने की आदि थी, उसका अस्तित्व भी नहीं बचा। जो अदिति दिल्ली में मैं थी, उसकी तो अब परछाई भी नहीं हूं मैं। तुम्हारे ना आने के सदमे से शायद अभी भी निकल नहीं पाई हूं। इस तरह की परिस्थितियों के बाद प्रेम प्यार सब हवा हो जाता है। जिंदगी के थपेड़े हमें चिताते रहते हैं कि जीवन आसान तो हरगिज नहीं। सबके होते अकेले रहने का दंश मैंने 4 साल तक झेला है। शायद आजीवन सहूंगी, लेकिन इस मोड़ पर प्रेम प्यार और तुम सब गौण होकर रह गए हो। समझ सकता हूं अदिति, इसलिए पहले की तरह किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगा। हाँ, इंतजार करूंगा, मिलता रहूंगा, आता रहूंगा, यहाँ तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इतना हक तो मुझे दे दो कि तुम्हारा हाल चाल लेता रहूं। शिव गिड़गिड़ा रहा था। 4 साल कौन था जिसने हाल चाल लिया शिव? अब आगे भी कोई ना होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय तो निकल ही गया। आगे भी हार थोड़े ना मानूंगी। तुम्हारे आने से एक बात तो अच्छी हुई कि अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। रह रहकर उठने वाले दर्द से थोड़ी तो राहत हो गई। तुम आओगे, मिलोगे तो ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, इतना जानती हूँ, पर अब कोई उम्मीद मुझे किसी से ना होगी। अदिति के चेहरे पर सुकून था पर आंखें गीली। समय क्या क्या बदल देता है। हम दोस्त तो रह ही सकते हैं ना। तुम कुछ प्रयास मत करना, लेकिन मुझे यहाँ आने से मिलने से रोकना मत। मैं नहीं सुनूंगा। शिव जाने को उठ खड़ा हुआ। आने के लिए जा रहा हूँ अदिति, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरा कॉल आए तो उठा लेना। किसी रोज मुंबई घुमा देना। समुंदर दूर से बहुत बार देखा, पर कभी उसे छुआ नहीं। तुम्हारे साथ ही छूना है। नारियल पानी कभी नहीं पी पाया। हमेशा एक स्ट्रॉ से 2 लोगों को पीते देख बहुत जलन होती थी, सो वह भी करना पड़ेगा। और हाँ, मैं तुम्हें मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव खिलवाऊंगा। लोनावाला खंडाला वो भी दिखाना मेरी जिम्मेदारी। बस तुम्हें कोई बहाना नहीं बनाना होगा और साथ आना होगा।
वह मुस्कुराकर और कुछ पल अदिति के पास खड़े रहकर उसके माथे को हल्के से सहलाकर निकल गया। बाहर हल्का हल्का उजाला हो रहा था, सुबह दस्तक दे रही थी और अदिति का सर बैठे बैठे ही सामने मेज पर टिक गया था। आंखें बंद हो रही थीं। आज बरसों बाद अदिति एक चैन की नींद सो रही थी।